नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी फ्रैंक भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तो साफ तौर पर मई के नतीजों के बाद अब दो जो अगले राज्य हैं उनके चुनाव नतीजे हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं और पता चल रहा है कि जिस तरह से मई के बाद से देश की राजनीति लगातार धीरे धीरे बदल रही है, आज भी नतीजों से साबित हो रहा है कि बीजेपी फिलहाल मतदाता की पहली पसंद के तौर पर उभर रही है। हरियाणा में अब तक कांग्रेस और बीजेपी को एक एक सीटें मिल गई हैं। रुझान के बाद अब हमारे पास नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 4 नतीजे आ गए हैं। 2 शिवसेना और बीजेपी एमएनएस को एक एक सीट मिली है। महाराष्ट्र में त्रिशंकु विधानसभा के आसार नजर आ रहे हैं। Well, certainly, of course, the results are pouring in thick and fast, and the BJP has already begun celebrating in Haryana, almost there in Maharashtra as well, but they would need the help of another party to try and form the government in Maharashtra. But it's 12:05 right now. Let's bring you up to date with the latest headlines. Celebrations in the BJP camp as trends indicate Haryana going with the party. In Maharashtra, the BJP is likely to be the single largest party, but it will need help to reach the halfway mark. Maharashtra BJP reaches out to Shiv Sena, says the now estranged political allies have always been friends, promises them a fair deal. BJP surge in Haryana with the trends indicating a clear vote for change. State leaders call it a rejection of dynasty politics. And a rout for the Congress and NCP in Maharashtra and the ruling Congress in Haryana, the age-old party at the 3rd place in both states. और तमाम जो नेता हैं उनके रिएक्शंस, उनकी प्रतिक्रियाएं मिलनी हमें शुरू हो गई हैं। वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने बदलाव के लिए जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता इसके लिए बधाई की पात्र है। बीजेपी कार्यकर्ता बहुत मेहनत करके एक बहुत ही बलबूते से मगर भ्रष्ट सरकार जो था महाराष्ट्र में उसको हटाए, जनता उनको समर्थन दे, इसके लिए हम महाराष्ट्र जनता को बधाई देना चाहिए। और कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा है कि कांग्रेस जनादेश का पूरी विनम्रता से सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि गलतियों से सबक लेकर पार्टी जल्द ही वापसी करेगी। जी, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन इस गलती को सुधारने में 5 साल का वक्त तो जरूर लग जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने शहरी इलाकों में मतदान फीसदी बढ़ने पर खुशी जाहिर की है। वीएस संपत ने कहा कि शहरी इलाकों में मतदान का प्रतिशत बढ़ना एक अच्छा संकेत है। We are ourselves happy about the change we are able to bring about substantially in respect of urban voters. I would say that it is a pointer to the extent of our sweep measures succeeding in general and in urban areas in particular. जी, अच्छी बात है जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि साफ तौर पर जहाँ शहरी इलाकों में जो मतदान का दिन था उसको छुट्टी के दिन की तरह लिया जाता था, लेकिन अब लोग बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं तो ये जनता के साथ धोखा होगा। लोकतंत्र में जनता फैसला करती है। बहुत सारे कारण रहे होंगे और हैं जिनकी वजह से हम दोनों जगह हारे हैं। उन कारणों को हमें तलाश करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा। जनता के फैसले का हम सम्मान करते हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि मतदाताओं ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर भरोसा जताया है। महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने मोदी जी पे भरोसा किया है। स्वाभाविक नई भारत मुद्दा रहा, युवाओं की आकांक्षा मुद्दा रहा, महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा रहा, मोदी जी के ऊपर भरोसा यही प्रमुख मुद्दा रहा। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के अगले कदम पर बीजेपी संसदीय बोर्ड फैसला करेगी। जो विषय पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंतर्गत हैं उस पर विचार विमर्श करके फैसला लेने का अधिकार उनका है। मैं मात्र कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हुए अपनी लीडरशिप को और हमारे सभी सहयोगियों को और कार्यकर्ताओं को मात्र धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगी।
जी हाँ, और भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आ रही हैं। वो लोग भी जिनको बहुत अच्छे नतीजे नहीं हासिल हुए हैं इस चुनाव में, और सामाजिक कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत का कहना है कि लोगों ने जो है वो साफ तौर पर अपना फैसला दे दिया है। केंद्र की सरकार ने 100 दिन में जो कुछ अच्छे काम किए उससे आशा की किरण जगी और लोगों ने जाति, क्षेत्र, अलगाववाद, भाषावाद, इसको सबको नजरअंदाज करके विकास को महत्व दिया है। जी हाँ, तो जिस तरह से आपने देखा अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में वो खास लोग मौजूद हैं जिनकी पैनी नजर रहती है राजनीति पर, सियासत पर। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। मेरे साथ भारत भूषण है, स्वागत है आपका भारत भूषण। इसके अलावा पारसा वेंकटेश राव जूनियर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पारसा। आनंद सहाय मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटिंग एडिटर हैं द एशियन एज अखबार के, आपका भी स्वागत है। आनंद, सभी मेहमानों से सबसे पहले भारत आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये तो हम जरूर जानेंगे कि हार और जीत के पीछे वजह क्या रही और किस तरह की राजनीति जो है वो देश का इंतजार कर रही है, किस तरह की राजनीति का चुनाव इस मतदाता ने किया है। लेकिन फिलहाल अगर महाराष्ट्र, क्योंकि बड़ा राज्य है, सीटें भी वहां ज्यादा है, वहीं से शुरुआत करें अगर इस चर्चा की, तो ये बताइए कि किंग मेकर के तौर पर ये दो बड़ी पार्टियां शिवसेना और एनसीपी देखी जा रही है। बीजेपी का अब तक रुख ये रहा है कि साफ तौर पर यह कहने से इनकार कर दिया है कि एनसीपी से हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं कह सकते। कांग्रेस पार्टी जरूर हमला कर रही है कि अगर ऐसा करते हैं तो धोखा होगा, लेकिन फिलहाल क्या वाकई एनसीपी और शिवसेना दोनों के साथ हाथ मिलाना, जिस तरह का हमने चुनाव प्रचार देखा, जिस तरह की बयानबाजी देखा, क्या वाकई ये एक धोखा होगा? मैं नहीं मानता। पार्टियों ने अलग अलग लड़ा है, उसके बाद नए नए समीकरण बनते हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो क्या कोई ये चाहता है, जनता ये चाहती है कि महाराष्ट्र में सरकार बने ही नहीं या कमजोर सरकार बने? सबसे नेचुरल अलायंस रहेगा बीजेपी और शिवसेना का। शिवसेना अगर किन्हीं कारणों से नहीं आना चाहती है कि छोटे भाई तो बन ही गए, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल पिस के खत्म हो जाए, तो हो सकता है कि समझौता फिर एनसीपी के साथ होगा। लेकिन ये समझौता होगा, मैं नहीं मानता कि जनता के साथ धोखा होगा, क्योंकि फिर जनता को चाहिए था कि क्लियर मेजॉरिटी किसी एक पार्टी को दे देती, जनता ने नहीं दिया, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ये कॉम्प्रोमाइज के लिए, एक अलायंस के लिए वोट है। देखिए, जिस तरह की बयानबाजियां हुई, अफजल खान की सेना का नाम बार बार आया, क्या सब कुछ जनता भुला पाएगी? ये सब कुछ आसान है? राजनीतिज्ञ जो है वो तो भुला ही देते हैं और जनता भी भूल जाती है। जो कल का अफजल खान आज का दोस्त बन जाता है और कल का शिवाजी आज का डाकू बन जाता है, ये भी हमने पहले देखा है। तो ये राजनीति में सब कुछ होता रहता है, लेकिन मुझे लगता है एक वहां पे एक स्टेबल सरकार बनेगी, या तो बनेगी बीजेपी और शिवसेना की, और अगर शिवसेना नहीं आती है बीजेपी के साथ किन्हीं कारणों से, तो बीजेपी और एनसीपी की सरकार एनसीपी ये कह रहे हैं कि उनके डीएनए में सेक्युलरिज्म है और शायद वो उसके साथ समझौता न करें, हालांकि आवाजें बड़ी मुलायम आ रही हैं। लेकिन ये भी बात आ रही है ना कि बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, और बाहर से क्यों करेंगे? वो तो ज्वाइन करेंगे और दो चार मलाईदार पोर्टफोलियो भी ले लेंगे। Yeah, who forms the next government remains to be seen. It's just a matter of a few hours or a few days. But, clearly, Parsa, there has been a vote for change in both the states, in Haryana and in Maharashtra. The people have voted out the incumbent government. And, the incumbent governments have done extremely badly. The Congress has done extremely badly both in Haryana and in Maharashtra as well. What do you think are these factors that have that have influenced these elections? Is it the Modi factor? Is it the Amit Shah factor? What is it that you can pinpoint? I think at a very, very simple level, the long tenure of the parties, of the governments in power, both in Haryana and Maharashtra. 10 years in Haryana and 15 years in Maharashtra. I think people wanted a change, they voted for a change. And the BJP was the right party at the right time, sort of thing, and perhaps Modi is the right man at the right moment. So people could sort of vote for them, but I think we just have to wait and see whether they voted for the BJP or for Modi. There was much talk during the recently held by-elections that there's no longer a Modi wave in the country, because out of the 33 seats the BJP could hold on to only 13. But this time around, clearly, after initially opinion polls said that the BJP would get only 90 seats in Maharashtra, or even in Haryana they wouldn't cross the halfway mark. But after Modi went to both these states and campaigned, we've seen that these opinion polls and now the exit polls also have clearly shown an improvement as far as the BJP is concerned. Yes, BJP has certainly improved, and Modi has been a conspicuous leader and voice in both these campaigns. There's no doubt about that. But I think we have to look at the local situation as to what was the choice before the people. Did they have to choose between Congress and INLD? I think in Haryana people didn't
placed their trust in INLD, which was a natural contestant there, which was a local leader, and they are trying out a new force, because remember, BJP in Haryana is almost a non-existent party, where they had a very small presence. So the first time they have moved forward into a lead position. It is natural that people would love to impute the success to Narendra Modi and his charisma, but I think we'll have to wait and comment on based on the लेकिन details. पारसा, एक छोटे से राज्य में एक दर्जन से ज्यादा रैलियां करना, आपको नहीं लगता कि वाकई काफी ऊर्जा लगाई गई थी प्रधानमंत्री मोदी के जरिए? प्रधानमंत्री तो ऊर्जा लगाए, वो फितरती है उनका, कोई भी इलेक्शन बाय इलेक्शन भी वो खुद जाके कैंपेन करेंगे। मतलब ये नहीं है कि अवाम उनके ऊपर कितना तवज्जो दी और कोई और वजह थे कि वो किसी पार्टी के तरफ वोट दी। इसलिए क्योंकि हरियाणा में खासकर इसलिए नरेंद्र मोदी की बात बार बार उठ रही है कि उनके पास तो इतना कोई कद्दावर फिलहाल अगर देखें तो नेता भी नहीं है जिसको हम मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी मान सकें, और उसके बावजूद भी अगर जनता ने उनको सरकार बनाने के लिए मैंडेट दिया तो इसका मतलब ये मोदी के लिए वोट था। बीजेपी वाले जरूर कहेंगे कि ये मोदी के लिए मैंडेट था। मैं नहीं समझता कि बीजेपी मोदी के लिए मैंडेट नहीं है, बीजेपी के लिए मैंडेट है, इसलिए कि उनका जो लोकल सरकार है, जो लोकल चॉइस है, असेंबली इलेक्शन है, नेशनल चॉइस नहीं है ये। अगर नेशनल मैंडेट होता तो कह सकते कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं इसलिए मैंडेट उनको मिला, लेकिन इस वक्त जो है बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो कोई और चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये भी वाजिब है कि जो सरकार सेंटर में है वही सरकार रियासत में भी होगी, तो तालमेल और आसान होगा। आनंद साहब, यही सवाल मैं आपसे इसी सवाल को आगे ले जाना चाहती हूँ कि जो बात कह रहे हैं पारसा अभी, और बीजेपी के प्रवक्ता भी 2 दिन पहले ही मेरे शो पे आकर कह रहे थे कि हम जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह का विकास जो है वो हमने केंद्र में किया है पिछले कुछ महीनों में, ऐसा ही विकास जो है हरियाणा में हम करेंगे, और अगर केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होगी तो शायद अपलिफ्टमेंट ज्यादा होगा राज्य का। आपको लगता है वाकई कि क्या ये थियोरी बिक पाई है नरेंद्र मोदी सरकार की कि पिछले 5 महीने में विकास हो पाया है केंद्र में? इसमें एक तो अलग अलग बातें हैं। ये बात प्रधानमंत्री ने खुद भी कही थी, और मुझे तो बड़ा ये आपत्तिजनक लगा था, ये और विक्षम लगा था। आप ये कह रहे हैं कि अगर जो पार्टी आप किसी स्टेट में है जो आपकी केंद्र वाली पार्टी के साथ नहीं है तो फिर उसके विकास के चांस कम हो जाते हैं, ये भी अर्थ निकलता है। तो इसका मतलब जिसका राज केंद्र में है उसी का राज स्टेट में हो तभी उसकी वो है, उसके चांस ठीक बनते हैं, तभी उसकी खैर है, कहने का ये मतलब है। तो आई डोंट थिंक दैट वाज द राइट अप्रोच। लेकिन मुझे ये ज़रूर लग रहा है आज आप लोगों की डिस्कशन को सुन के और जो चर्चा में बात आती है सबको देखते हुए कि एक जब तक मोदी जी बीजेपी के सबसे बड़े लीडर हैं और उभर के आए हैं और मेरा ख्याल अभी रहेंगे कुछ रोज़, तो इनकी चेष्टा यही होगी, कोशिश पूरी ये होगी कि एक समय में जैसे कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज्य पूरे देश के पैमाने पर हुआ करता था, अब बदले हुए सिचुएशन है। आज से 30 साल पहले जो बात होती थे से इंदिरा गांधी के वक्त तक या राजीव गांधी के आने के एकदम फौरन थोड़े दिन बाद तक, वो सिचुएशन आज नहीं है देश में। लेकिन इसके बावजूद ऐसी बदले हुए सिचुएशन में जहां तक संभव हो उस लेवल पे पहुंचने की कोशिश इनकी रहेगी। और मैं पार्था जी के साथ हूं कि ठीक है ये बीजेपी की जीत है और शायद हमें एक किसी इंडिविजुअल के ऊपर इतना जोर नहीं देना चाहिए, खास तौर से जबकि वो इंडिविजुअल वहां का मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आई जस्ट वांट टू फिनिश दिस। लेकिन जब हम पूरी पॉलिटिकल उसकी रियलिटी का जायजा लेने को बैठते हैं तो एक तो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स है कि वहां कौन बनेगा सीएम, कितनी सीटें आए, एक तो उस तरह की चीज है। एक वाइडर सब्जेक्टिव एंगल में ये कि अगर मोदी नहीं होते लोकसभा कैंपेन को लीड करते हुए तो वो सब्जेक्टिव फैक्टर में पूरे देश के हर सूबे में उसका एक असर है। और दिस इज इफ यू स्टेप बैक फ्रॉम इमीडिएटली दिस पर्टिकुलर इलेक्शन, तो ये भी है कि एक जनरल राइटवर्ड शिफ्ट जो पूरे देश पे हमें देखने को मिल रहा है उसका भी एक हिस्सा है। और उसका रिजल्ट कहीं थोड़ा सा कम हल्का देखने को मिलता है जैसे महाराष्ट्र में हरियाणा की बनस्पत, लेकिन है इसमें कोई दो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस पर हम चाहेंगे कि विस्तार से हम चर्चा करें। आप जो कह रहे हैं कि एक तरह का विचारधारा के स्तर पर जो बदलाव देश में नजर आ रहा है, भारत भूषण ने भी इस पर एक आर्टिकल लिखा था, मैं चाहूंगी कि वो भी इस पर जरूर टिप्पणी करें। लेकिन पहले एक दो सवाल इस पर जरूर लेते हैं, खासकर आनंद साहब, जो महाराष्ट्र की राजनीति है अब तक बहुत ही क्षेत्रीय स्तर पर हुई है, मराठी मानुष के ऊपर हुई है, सन ऑफ द सॉइल के ऊपर हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी का वहां पर इतना प्रभावी होकर बनकर उभरना, आपको लगता है कि वाकई जिन
जिन मुद्दों पर, जिन चेहरों पर महाराष्ट्र के लोगों ने वोट किया है, क्या वो भी बदल रहे हैं इस चुनाव के साथ? क्या वो पैटर्न आप देख रहे हैं? ये इतना क्लियर कट मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि एक तो जाहिर है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी और दूसरे पार्टियों से कहीं ज्यादा सीटें लेके आने की उम्मीद रख सकती है अभी जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसके बुनियाद पे। लेकिन दूसरी बात यह है कि जितनी कम सीटें एनसीपी को और कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में मिली थी, अगर उसको ट्रांसलेट करें आप असेंबली सेगमेंट्स में, तो सीटें उनसे कहीं ज्यादा आई हैं। और आप एक मिनट के लिए ये मानिए कि बीजेपी और शिवसेना यानी जो राइट विंग स्ट्रांग पार्टीज थी, उनका अलायंस टूट जाता और ये एनसीपी और कांग्रेस बरकरार रखते अपने अलायंस को, तो शायद हो सकता है कि रिजल्ट का रुख थोड़ा सा और बदला होता। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि जो मेन राइटिस्ट पार्टी है वो भाजपा है। रीजनल पार्टी के भी वोटों में इजाफा हुआ है, उसकी सीटों में इजाफा होने की गुंजाइश है, लेकिन जिस हद तक वो है ना कि रीजनल वर्सेस नेशनल, अभी तो बोलबाला मोदी का है मेरे नजर में। मैं चाहती हूँ कि आप एक सवाल पूछना चाहते हैं, सिर्फ 2 छोटे सवाल मैं देना चाहती हूँ पार्षद जी से, बहुत दिलचस्प बात कर रहे हैं। एक सेकंड हल्के से, और कि ये देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि मोदी जी की सरकार बनती है, उनके पार्टी की मेरा मतलब महाराष्ट्र में, और जो मेन ऑपोजिशन पार्टी अगर आपके शिवसेना बन के आती है, वो भी अपने आप में एक बड़ी बहुत दिलचस्प सिनेरियो होने जा रहा है। बिल्कुल, वाकई दोनों जो राज्य हैं वो बहुत ही राजनीतिक तौर पर दिलचस्प हो रहे हैं। हरियाणा पे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन जो मुद्दा उठा रहे हैं आनंद सहाय इस वक्त, जो बड़ी ताकतें हिंदुत्व की, 2 शिवसेना, उधर बीजेपी, ये पूरा कुनबा, बल्कि अगर उसका भी हम जिक्र करें एमएनएस का, जो फिलहाल अगर राजनीतिक तौर पर एक शक्ति के तौर पर नहीं उभरा है, लेकिन आपको लगता है कि वाकई शिवसेना को भी अब नए सिरे से अपने आप को देखना होगा कि हिंदुत्व में तो कम से कम वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, इसको मुद्दा बनाकर आगे रखकर चुनाव भविष्य में तो नहीं लड़ सकती है? आनंद सहाय कह रहे हैं कि पूरे तौर पर क्लियरली जो है वो राइटिस्ट पार्टी जो है बीजेपी बन के उभर रही है। बीजेपी इसलिए कि वो नेशनल पार्टी है तो उसका तो ज्यादा एडवांटेज रहेगा, और शिवसेना हमेशा ही इलाकाई पार्टी रहा है तो उनका महदूद लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड इन्फ्लुएंस रहा है। तो शिवसेना का आइडियोलॉजी तो बदलना जरूरी है, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद खास तौर पर ये नहीं कह सकते हम सिर्फ सन्स ऑफ द सॉइल आर्गुमेंट पे चलेंगे। लेकिन आप देखेंगे तो पिछले गवर्नमेंट में भी 15 साल पहले भी महाराष्ट्र में शिवसेना काफी बदल चुका है। वो ये बनना चाह रहा था कि एक रीजनल पार्टी डेवलपमेंट के तौर पर एजेंडा पे चले, लेकिन इस इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल से और उनको जोर डालना पड़ेगा कि उनका ओरिएंटेशन क्या होगा, उनके खास उसूल क्या होंगे, प्रिंसिपल्स क्या होंगे, क्योंकि जब वो लोग 1960s में या 70s में उभरे थे तो उनके पास कोई खास मुद्दे थे, वो मुद्दे अब हट गए, दूसरे मुद्दे आ गए, तो उनको रीडिफाइन करना पड़ेगा, रीइन्वेंट करना होगा उनको। Well, we're joined by Mr. Anil Jain of the BJP right now. Mr. Anil Jain, firstly, congratulations on your party's fine performance in Haryana and in Maharashtra as well. In Maharashtra, of course, so your party was looking at the magic figure of 144. Mission 144 is what your party called it. But in Haryana, you've almost reached 50 seats. Did you expect such a fine performance in Haryana? You seem to have lost the line there with Anil Jain, but I mean, let's take this discussion forward. Talking about, we're talking about regional politics and national politics. Clearly, we've seen a wind of change as far as politics in India is concerned. The BJP seems to be moving forward, surging ahead, leaving some of the regional parties behind. In the recently held by-elections in Bihar, we saw, when there was a Mahagathbandhan, that was the only thing that could stand against the BJP. Is that the way forward for some of the regional parties and the smaller parties, or even on a bigger picture, even for the Congress? That could be one of the ways forward, but look at Uttarakhand, where in the by-election, the Congress won all the 5 seats without any alliance. Look at what happened in Rajasthan or even in Gujarat. So yes, regional parties will have to rethink, but to suggest that regional parties have completely disappeared or will disappear, I think is completely premature. BJP wants to become a national party. That much is clear. It wants to be a catch-all party. It wants to be a party of Jats, Baniyas, Brahmins, Rajputs, everybody in Haryana. It wants to be a party of Gujaratis, Marathis and everybody else in Maharashtra. That much is clear. So big parties want to become national parties which represent regional aspirations. So regional parties will have to reinvent themselves, which is what
Arfa was earlier saying. Yes, going by what you just said, you know, inclusive growth is what the BJP is looking at, but isn't that something that is against the party's ideology on the whole? I didn't say inclusive growth is what they were looking for. They hope to represent all sections. Inclusive politics is different from inclusive growth. And whether BJP is capable of inclusive politics is a separate question and for a separate debate. So I didn't say that BJP is looking for inclusive growth. BJP is looking to represent regional aspirations within it, which is what it tried to do in Haryana, and this is what it tried to do in Maharashtra. लेकिन भारत भूषण, आपने बहुत दिलचस्प आर्टिकल लिखा था वो बायपोल्स के बाद उनके नतीजों पे आपने लिखा था कि अभी भी सेक्युलर समर नहीं है। आपने लिखा था कि बहुत ज्यादा ये ना माना जाए कि धर्मनिरपेक्षता फिर से वापस आ गई है, और शायद आपकी बात सही थी क्योंकि ये चुनाव नतीजे जो हमें मिल रहे हैं उससे तो ये बात जाहिर नहीं होती है। आनंद साहब भी ये कह रहे हैं कि पूरे देश के एक तरह से मानसिकता में एक राइट शिफ्ट नजर आ रहा है। क्या आप ये मानते हैं, क्या इन दोनों राज्यों के चुनावों को हम क्या विचारधारा के स्तर पर तोलेंगे, या ये मानेंगे कि जो विकास की एक थ्योरी, एक विकास का जो पन्ना दिखाने की कोशिश की है भारत के इतिहास में बीजेपी की, वो लोग खरीद रहे हैं? न मैं इसको विचारधारा के स्तर पर मानता हूँ कि ये राइट वर्ड शिफ्ट है, न मैं मानता हूँ कि ये पूरा विकास के आधार पे ये वोट दिया गया है। हरियाणा में बीजेपी क्या जीत सकती थी अगर डेरा सच्चा सौदा इनको सपोर्ट नहीं करता? तो आपने तरह तरह के लोगों का सपोर्ट लिया, डेरा सच्चा सौदा के सपोर्ट से इनको पूरा दलित वोट मिल गया, तो उसको क्या राइट वोट शिफ्ट कहेंगे? नहीं कहेंगे। विकास क्या ऐसी ठेकेदारी है वहां पर? क्या ऐसा हो सकता है कि डेरा सच्चा सौदा के चीफ ये कहें कि आपने बहुत हद तक होता है, इतना मानते हैं आप? उनका सपोर्ट है, उनके सपोर्टर्स बाबा राम रहीम की बात सुनते हैं, और अगर ऐसा नहीं था तो क्यों बीजेपी उनके पास सपोर्ट के लिए गई? तो क्या ऐसा है कि कई चीजों को लोग करते हैं, सोचते हैं कि इसके कारण ये हुआ है, तो लगता है इस कारण से भी हुआ है। अब सचमुच हुआ है कि नहीं हुआ है वो तो जब आप वोट परसेंटेज देखेंगे कि कितना शेड्यूल कास्ट वोट उनको गया तब पता लगेगा। लेकिन पार्षद जी, इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो जाट राजनीति को लेके है हरियाणा में। क्या आपको लगता है कि जो जाट समुदाय समझता था और अब तक ऐसा रहा भी कि वो जिधर चाहे जिसको चाहे जिता दे, क्या अब फिर नए सिरे से जाट समुदाय को भी सोचने की जरूरत है कि वाकई कोई भी एक वोट जो है बैंक नहीं बन सकता इस दिन के बाद? शायद फिलहाल जाट डोमिनेंस को एक धक्का लगा है, तो उनको सोचना पड़ेगा कि दूसरों को भी, दूसरे जो सेक्शंस है उनको भी साथ ले चले। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं भारत के बाद से कि बीजेपी का जो हिंदुत्व राइटवर्ड ट्रेंड है ना, वो उस पर जोर नहीं डाल रहे हैं, इसीलिए कि मोदी कहते हैं डेवलपमेंट। हिंदुत्व उनका सबटेरेनियन एजेंडा हो सकता है, लेकिन खुलकर कभी जाहिरी तौर पर ये नहीं कह रहे कि हम हिंदुत्व के एजेंडा पे लड़ेंगे, हिंदुत्व के एजेंडा पे जीतेंगे या हारेंगे, उस बात नहीं करे। इसलिए मैं समझता हूं कि राइटवर्ड शिफ्ट से बीजेपी भी अभी तक हिचकिचा रहा है। उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अगर राइट विंग एजेंडा बताएंगे लोगों को कबूल है या नहीं। लेकिन पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा तो हमने इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि खुल के नहीं चल रहे। कभी हिंदुत्व इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत भूषण, आप कुछ कहते हैं? हमारे साथ जुड़ गए कि सांस्कृतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे जो पूरा डिस्कोर्स है वो राइट विंग जरूर हुआ है, लेकिन राजनीतिक जो डिस्कोर्स इस देश में था वो तो पिछले 10 साल से राइट विंग ही था। न्यू लिबरलिज्म कोई ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस या डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो बहुत सोशलिस्ट थे या वो कम्यून बना रहे थे या कुछ और कर रहे थे। तो पॉलिटिक्स आपका राइट विंग रहा है और चलता रहेगा। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र जो है वो भी अब राइट की तरफ जा रहा है। लेकिन आप शायद इकोनॉमिक राइट वर्ड कह रहे हैं और यहाँ बात हो रही है सामाजिक तौर पर, विचारधारा के स्तर पर। सलमान सोह साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सलमान सोह साहब, किस तरह से आप देखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन एनालिसिस है कांग्रेस पार्टी का? क्या वाकई जीत सीधे सीधे आपने प्लेटर में रख दी है बीजेपी के लिए दोनों ही राज्यों में? नहीं, किसी भी इलेक्शन में जो भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है किसी को प्लेटर में कोई जीत देने के लिए नहीं जाती। हमने कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल में ये तो मानना पड़ेगा कि 3 टर्म्स महाराष्ट्र में, 2 टर्म्स हरियाणा में कुछ ना कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आता ही है। बाकी पार्टियों ने भी अच्छा किया, मतलब बाकी ऑपोजिशन ने अच्छा किया है। बीजेपी ने हरियाणा में लग रहा है कि काफी अच्छा किया है और महाराष्ट्र में भी उनकी इंप्रूवमेंट है, हालांकि उतनी इंप्रूवमेंट नहीं है जितना कि वो खुद सोच रहे थे। मेरे ख्याल में मेजॉरिटीज भी वो पीछे रहेंगे और शायद उनको शिवसेना के साथ। लेकिन सलमान साहब, मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा
मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आपके पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता जो कई दशक से राजनीति में हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं अगर नाम ले सकूं तो हुसैन दलवाई साहब ने इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में आकर ये बात कही कि पूरा चुनाव गुजर गया और वरिष्ठ नेताओं को, उन जैसे नेताओं को किसी पार्टी की मीटिंग में भी नहीं बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी मई के बाद से ही उभर नहीं पाई है, एक हारी हुई पार्टी के तौर पर लगातार सामने आ रही है। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि जीत आपने सामने रख कर दी है। हेलो, नहीं देखिए, ये तो सही बात है कि लोकसभा इलेक्शन में हमें बहुत बड़ा झटका लगा, इसमें कोई शक नहीं, सबके सामने है। और उससे उभरने के लिए अभी जो मुझे लगता है कि जो पार्टी, देखिए कोई इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आते। अगर जल्दबाजी में कोई काम हो, ये पॉलिटिक्स कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, 1 महीने का काम नहीं, 1 साल का काम नहीं। पॉलिटिक्स तो एक हिसाब से एक जिंदगी का काम है। तो जल्दबाजी से नहीं, बड़े ठंडे दिमाग से हमें लोकसभा को भी देखना पड़ेगा, इस इलेक्शन को भी देखना पड़ेगा, और इससे इनके बीच में जो बाई इलेक्शंस हुए उनको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमारी सिचुएशन उतनी खराब नहीं थी। और अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के रिजल्ट्स को, खास तौर से अगर आप देखेंगे असेंबली सेगमेंट वाइज देखेंगे, लोकसभा के इलेक्शन के टाइम से और अब आजकल के टाइम में, जब हम एनसीपी के साथ थे और अब जब हमने अलग लड़ा है, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस ने उतना बुरा नहीं किया जितना लोकसभा के टाइम में था। मेरे ख्याल में उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट है। उसका मतलब ये नहीं कि अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूं कि जो कहते थे लोग मोदी वेव, मेरे ख्याल में महाराष्ट्र में मोदी वेव का उतना मुझे नहीं लगता कि जो कहते थे लोग उतना असर है। हाँ, कांग्रेस को क्या करना है उसके लिए हमको सोचना लेकिन पड़ेगा, इसका श्रेय भी, पार्टी हमको सोचना इसका पड़ेगा। अगर मोदी का रथ रुका है महाराष्ट्र में, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। लेकिन सलमान सोह साहब, अगर मोदी का रथ कुछ देर के लिए रुका भी महाराष्ट्र में, तो इसका श्रेय भी कांग्रेस पार्टी को या उनके सहयोगियों को नहीं दिया जा सकता, बल्कि जो खुद ही एक भगवा कुनबा जो कहलाया जाता है, उसी में टूट की वजह से भी ये सामने आई है बात। नहीं, लेकिन देखिए, अगर आप, मैं एक दूसरे शो पे था, किसी ने कहा कि भाई आप लोगों को एनसीपी के साथ रहना चाहिए था, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस के तो इस वक्त इनसे काफी ज्यादा वोट है बीजेपी से। वैसे नहीं, देखिए अगर आप देखें, हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो ये बीजेपी और शिवसेना का कोई ब्रेकअप हुआ उसका भी असर उन पे रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप देखिए कांग्रेस और एनसीपी के इंडिविजुअल टैली को भी देखिए, और फिर उसको लोकसभा के असेंबली सेगमेंट्स के साथ कंपेयर कीजिए, तो दोनों पार्टीज ने एक्चुअली डबल या तकरीबन 2.5 टाइम्स इंप्रूवमेंट की है असेंबली सेगमेंट्स में। यानी कि अगर बीजेपी या जो मोदी वेव जिसको कहते थे उसको अगर रोका है, तो हाँ, उनकी अपनी अलायंस की प्रॉब्लम की वजह से भी, और लेकिन जो इन दो पार्टीज ने भी अपनी तरफ से कुछ ऑपोजिशन खड़ी की उसकी वजह से भी, तो थोड़ा सा नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि कांग्रेस को काफी इंट्रोस्पेक्शन करनी है, एनालिसिस करनी है, और हमको देखना है कि हम वापस हिंदुस्तान के लोगों को किस तरह से सर्व कर पाएंगे, उनका ट्रस्ट कैसे हम रिगेन करेंगे। वो हमारा काम है और उसको हमको बहुत ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये क्या हुआ कि उनका अपनी इंटरनल कैलकुलेशंस 160 के करीब थी, जो हमने सुना है 160 के करीब, वो कहां से कहां पहुंचे उस पर भी उनको सोचना पड़ेगा। Mr. Salman Soz, you're talking about introspection, and is the first thing that you should look at a major leadership overhaul, because at least the party cadre here in Delhi seem to think so. They're demanding that the party give a larger role to Priyanka Gandhi. Those are the kind of demands that are coming through from the local party cadre here in Delhi. What do you have to say about that? You see, party cadre in the Congress party is very diverse, and we have different views all over the place. The important thing is for us to not kind of look and say, okay, this is the one person who's going to revive us, as opposed to saying, what are the kinds of things that the people of India are looking forward to, and how can we as a party as a whole, not just one individual or the other, how can we as a party, as an organization as a whole, serve the people of India? How can we give them the kind of vision that they can actually relate to, and what are the kinds of policies that we should be adopting? And by the way, I disagree with one of your panelists who said that on economics we are right, the country is moved to the right. The fact of the matter is that the Congress party has had a very centrist agenda. Yes, we've tried to go for growth, but at the same time our social agenda has been firmly would you like to react? Would you like to respond to that? A little bit to the left of center with our rights-based approach. Saying only a little bit of left of center, that's fine with me. जी, हम आगे बढ़ते हैं और मेरे पास फिलहाल एक शीट रखी है पार्सा जी, और इसमें वोट परसेंटेज का हम जिक्र कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इससे दर्शकों को ये समझने में भी आसानी होगी कि क्या वाकई सिर्फ जीत जो है वो जो हमारे सामने नजर आ रही है, उसमें लोगों का कितनी भागीदारी, यानी
कितने लोगों ने आगे बढ़कर बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को, शिवसेना को, एनसीपी को, एमएनएस को वोट किया है। 2009 का आंकड़ा मेरे पास यहाँ मौजूद है जिसमें बीजेपी को 14% के आसपास वोट मिले हैं, जो अब बढ़कर करीब 27%, 26% नजर आ रहे हैं, जो कि लोकसभा में जो वोट परसेंटेज रहा महाराष्ट्र में बीजेपी का उसके आसपास है। तो यानी आप क्या हम ये कह सकते हैं सेफली कि जो लोकसभा में परफॉर्मेंस बीजेपी का बना हुआ था उस छवि को पिछले 5 महीने में कोई घात नहीं लगा है? ये असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में जो मुकाबला करते हैं, मैं समझता हूँ कि थोड़ा एहतियात के तौर पर करना चाहिए, क्योंकि मुद्दे बिल्कुल अलग अलग होते हैं और स्टेट इलेक्शंस के जो रियासती सवाल मुद्दे होते हैं वो बिल्कुल ही अलग है। मैं समझता हूँ कि उनका जो 2009 का जो आंकड़ा है उसका इसके साथ मुकाबला करना चाहिए कि 2014 के असेंबली इलेक्शंस में, तो इससे मालूम होता है कि उन्होंने डबल किया है। 14% से लेकर अब करीब 27% का, तो तकरीबन डबल किया है। तो काफी तरक्की है, यानी मिराक्युलस तरक्की है कि इतना डबल करना और सीटें भी। हालांकि बहुत हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की अगर हम देखें यहाँ पर और एनसीपी के आंकड़े देख रहे हैं उसमें 21 और 18, 16 और 18 इतना फर्क नजर आ रहा है। नहीं कि वोट परसेंटेज की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, यानी कि अगर वो 2 मील और चल लेते आगे, 2 कदम और आगे चल लेते तो शायद ये डिफरेंस खत्म किया जा सकता था। जिस सवाल का मैं जिक्र कर रही थी, अभी सोच साहब से पूछ रही थी कि शायद वो ताकत, वो हिम्मत, वो हौसला नहीं दिखाया एक पार्टी जो कि जीतने के लिए आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी के मद्देनजर बात करें। मुझे नहीं लगता कि 3 टर्म के बाद, 15 साल के बाद कांग्रेस एनसीपी साथ हो या अलग हो वो जीत पाते, क्योंकि लोग, आवाम तब्दीली चाह रही है। वो तब्दीली के लिए किसी और पार्टी को चुनेंगे और दिल्ली में भी वही हुआ कि 15 साल के बाद शीला दीक्षित के सरकार को जाना पड़ा। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये नहीं कि उनमें खामियां हैं या उनमें आपस में काफी झगड़े हो रहे हैं इसलिए वो जीत नहीं पाए। 15 साल के बाद उनको निकलना बहुत जरूरी था, वो निकल गए। जी आनंद साहब, क्या वाकई ये बहुत वाजिब सी बात है? बहुत ईमानदारी से देखा जाए, शायद अगर बीजेपी शिवसेना की सरकार होती तो 15 साल में जनता शायद थक चुकी होती है और बदलाव के लिए तो भारत में ये मशहूर है कि यहाँ वोट किया जाता है। एक पार्टी की सरकार शायद कभी भी नहीं रह सकती और ये बदलाव इसी वजह से हुआ है। हरियाणा में मैं कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर रही थी जिन्होंने काफी वाइडली ट्रैवल किया है और वो ये कह रहे थे कि शायद बहुत ज्यादा शिकायत करने के लिए हरियाणा में लोगों के पास नहीं था मौका, उसके बावजूद भी शायद बदलाव के लिए बदला है उन्होंने पार्टी को। ये बात तो दुरुस्त है कि कोई इम्यूटेबल लॉ तो आप नहीं बना सकते कि सरकार 10 या 15 बरस के बाद बदलेगी ही, क्योंकि उसके उल्टा भी नमूने हमारे सामने हैं। 2-3 अच्छे नमूने हैं और मुख्तलिफ पार्टीज के हैं। वो बंगाल का नमूना हमारे सामने है, सीपीआईएम का, राजस्थान, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का भी वो पेश कर सकते हैं आप एग्जाम्पल। और दिग्विजय सिंह के वक्त उसी मध्य प्रदेश में 10 साल शायद वो चले थे। बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी जो कि बहुत डेवलपमेंट के लिए बहुत नामी तो नहीं थी लेकिन इसके बावजूद चली थी। ये सारी अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, आपको अलग अलग केस स्टडी करनी पड़ेगी शायद ये मालूम करने को कि क्यों चली थी। और उसका उल्टा है कि शीला दीक्षित 15 साल के बाद, लेकिन जिस तरह से उनकी शिकस्त हुई उनकी पार्टी की, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। वो खुद भी इतनी बुरी तरह हारी, ये बात ठीक है। लेकिन जो पार्थ साहब फरमा रहे हैं उस पर एक बात पे हमें एक जनरल तरीके से बात सही लग रही है। आनंद जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन फिलहाल मेरे साथ एक नेता जुड़ गए हैं, वीएस शास्त्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनसे जरूर बात कर लेते हैं। काफी मसरूफ लोग हैं आज, काफी बिजी हैं तमाम नेता और खासकर बीजेपी के लोग तो सॉर्ट आफ्टर हैं इस वक्त। शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी, क्या ये वोट बीजेपी के लिए वोट है, नरेंद्र मोदी के लिए वोट है? क्या ये मोदी ब्रांड जीता है या पूरी पार्टी को आप श्रेय देते हैं? देखिए, मोदी जी और पार्टी में कोई अंतर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता के रूप में नरेंद्र भाई मोदी हैं और वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन अभी मैं चर्चा सुन रहा था आरिफा जी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस पर टिप्पणी करने की जरूरत है। खासतौर से हरियाणा के बारे में जो कही जा रही थी कि वहाँ कुछ कहने के लिए, करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ पिछली सरकार ने बहुत कुछ किया। देखिए, ये सच बात है कि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन वहां पर जिस कदर कम से कम 10 ऐसी दलित उत्पीड़न की घटना हुई थी जो न केवल हरियाणा को बल्कि देश को हिला रखा था। वहां पर जिस तरह से जमीनों के मामले में घोटाले हुए थे,
वहाँ जो स्मॉल होल्डिंग रखने वाले किसान थे उनका जिस तरह से उत्पीड़न हुआ था उसको शायद हरियाणा के लोग नहीं भूल सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत ऐसी चीजें हुई थी लेकिन जिनका इस सब कि के अभी बावजूद मैं यहाँ उल्लेख करने अब उचित नहीं समझता हूँ, शास्त्री जी, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर शास्त्री जी आपकी तमाम बातें सही हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण कह रहे हैं कि बहुत होशियारी के साथ जिस तरह से बीजेपी ने पार्टियों के साथ ना सही लेकिन वोट बैंक के जो अपने को ठेकेदार समझते हैं, डेरा सच्चा सौदा का हम जिक्र करें, उनके साथ जितनी होशियारी के साथ अलायंस किया है शायद ये काम आई है। क्या मानते हैं आप इस बात को? देखिए चुनाव चल रहा था और उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचने की कोशिश करनी थी। ऐसे में जो भी हमारे साथ सहयोगी आए और हमने देखा कि वो हमारे साथ दो कदम चलने की स्थिति में हैं और उनके वो स्वच्छ हैं, साफ सुथरे हैं, हमने उनके साथ संबंध बनाया और हमने वहां तक पहुंचने की कोशिश की। आप ही कह रहे हैं कि हम हकीकत ये है बाबा राम रहीम का सारा इतिहास भूल जाएं फिलहाल आज के दिन? देखिए बाबा राम रहीम के पिछले इतिहास पर अगर हम चर्चा करने का ये वक्त नहीं है, मैं उस पर चर्चा करना उचित भी नहीं समझता, पर उस इतिहास को आप गलत भी नहीं कह सकते हैं। और अगर उस पर चर्चा करनी है तो फिर बाबा राम रहीम की बहुत सारी ऐसी बातें थी, चलिए उन पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा हम जरूर करेंगे। सवाल मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सवाल पूछे जाने जो हैं वो जरूरी हैं और सवाल जरूर पूछे जाएंगे। महाराष्ट्र की मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। फिलहाल सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन एक असमंजस है वहां पर बना हुआ है कि क्या वाकई जो किंग मेकर दो बनकर उभर रहे हैं बीजेपी के लिए। सबसे पहले सवाल इसी का जवाब दीजिए कि क्या वाकई जो परफॉर्मेंस आपका महाराष्ट्र में रहा है वो आपके लिए निराशा जगाता है या आशा जगाता है? नहीं, देखिए वहाँ पर हमारा आज भी नंबर 1 का परफॉर्मेंस है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है और ये सही बात है कि हम लोगों ने वहाँ पर जो एक लक्ष्य रखा था वो बहुत ज़्यादा लक्ष्य था हमारा। हम क्लियर मेजॉरिटी का लक्ष्य रखे थे और हमें पूरा विश्वास था कि हमें ऐसा मिलने जा रहा है, क्योंकि बहुत सी उसके कारण थे। महाराष्ट्र में 15 साल से कांग्रेस की सरकार चल रही थी और हम तो भले ही उसको तकनीकी के तौर पर सरकार कहे, पर महाराष्ट्र की जनता उसे सरकार नहीं मान रही थी। उसको भाई भतीजा और वापस आएंगे आपके पास। बीजेपी को मेरे ख्याल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मैं उम्मीद करता हूं जो हरियाणा ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है उसको कम नहीं होने देगी। नहीं जी हाँ, फिलहाल हार को स्वीकार करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो जाहिर है अब वापस लौटने का वक्त है कांग्रेस पार्टी के लिए, अपने नेताओं को शायद एकजुट करने का और देखने का कि क्यों ये हार का वक्त उन्हें देखने को मिला। पारसा जी, इस वक्त हम देख रहे थे कि हरियाणा में भी वो एनर्जी, वो ऊर्जा नजर नहीं आ रही थी। हुड्डा परिवार को ही हमने देखा हर तरफ प्रचार करते हुए, शायद वाकई एक जिसे कहते हैं कि लॉस्ट बैटल जो है उसके लिए आगे बढ़ रहे थे हुड्डा। कांग्रेस में हमेशा ये कमजोरी रहा है कि कोई एक फैक्शन उभर कर आता है और मोनोपोलाइज करता है, जहां पे जैसे कि सेंट्रल लीडरशिप में हम देखते हैं कि नेहरू गांधी फैमिली का जो डोमिनेशन है वही चलता है और लोगों को उससे शायद गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, इसके वजह से वो लोग टूट जाते हैं। और यहाँ पे हरियाणा में वाकई ये सही बात है कि हुड्डा का डोमिनेशन जो हुआ है, कई लोगों को कांग्रेस में लोग नाराज थे उनके साथ, तो मुमकिन ये वाजिब था कि उनको हारना ही। हालांकि अगर सिरे पे देखें तो काफी तस्वीर बदली है हरियाणा के पिछले 10 साल में। वो ये कहते हैं कि सारे विकास का श्रेय उन्हें मिलना चाहिए, खासकर शहरी इलाकों में अगर देखा जाए तो काफी हद तक विकास, अगर हम कहें बिल्डिंगों का बनना विकास है अगर, तो काफी हद तक विकास हुआ है। एक हद तक हुआ है, लेकिन सोशल लेवल पे काफी वहां पे खुशहाली नजर नहीं आती, बेहाली है, क्योंकि लोग जो है अपने किसान खास तौर पर अपने जमीन बेच दिए और उनका जो है जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, बिल्कुल ही धुंधला सा है। तो एक तरह का एंजाइटी है लोगों में। वो जो डेवलपमेंट देखते हैं गुड़गांव में भी, आप देखेंगे कि इमारत तो बने हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है। चलिए हम इंतजार करेंगे कि हमारे पास जो है वो खास सीटों का एक आंकड़ा आए और ये देखें कि सेंट्रल हरियाणा और खासकर वो इलाके जो शहरी इलाके कहलाते हैं या वो इलाके जो सिख डोमिनेटेड माने जाते हैं, वहां पर किस तरह से परफॉर्म हुआ है। शास्त्री जी से अगर आप फ्रैंक कोई सवाल पूछना चाहें। टॉकिंग अबाउट Maharashtra, Mr. Shastri, I mean, what is naturally, of course, the alliance would be between the Shiv Sena and the BJP, but
who would you like to ally with in Maharashtra? Given it's going to be either the NCP or the Shiv Sena, but several reports in the media talking about how the BJP and Shiv Sena have already started talking. So is that going to be the way forward for the BJP? देखिए, आप बिल्कुल ठीक उत्सुकता जता रहे हैं। वहाँ पर सरकार बननी है और चुनाव समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को लगभग यह भी तय हो चुका है कि सर्वाधिक सीटें मिल रही हैं, लेकिन इतनी सीटें भी नहीं मिल रही हैं कि हम वहाँ पर क्लियर कट अपनी सरकार बना सकें। लेकिन बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जिन पर अभी पार्टी लेवल पर विचार शुरू हुआ है। एज ए प्रवक्ता मैं उस पर अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन कोर टीम और संसदीय दल जो भी तय करेगा वह हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक ढांचे पर चलती है और हमारे यहाँ व्यक्ति का नहीं बल्कि पार्टी का महत्व है। लेकिन एक चीज मैं जो पूर्व में कह रहा था, मैं वो अधूरी रह गई थी कि हरियाणा या महाराष्ट्र में वहाँ की जनता सरकार चाहती थी और परिवारों से मुक्ति चाहती थी। भले ही जैसे अभी आपने आरिफा जी आपने स्वयं भी कहा कि हरियाणा में हुडा परिवार का एक तरह से वर्चस्व था, ऐसे ही महाराष्ट्र में भी पवार परिवार का वर्चस्व था। वहाँ चाचा भतीजे और मौसेरे भाई। जी हाँ, ठीक है शास्त्री जी, हालांकि खैर परिवारों से तो अछूती बीजेपी भी नहीं है, लेकिन चलिए आज ये सवाल उठाने का दिन नहीं है आपके साथ। फिलहाल आपसे बातचीत हम जरूर रखेंगे। फिलहाल अभी के लिए शुक्रिया। और बीजेपी से नलिन कोहली भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी भी हम राय जानेंगे और खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और उम्मीद है सलमान सोज भी हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त। नलिन कोहली, बहुत दिलचस्प बात वी एस शास्त्री कह के चले गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ही नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी ही बीजेपी है। क्या आप उनके इस वक्तव्य से सहमत हैं? मैंने सुना तो नहीं है वाक्य, बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है उनका ये भी कहना हो सकता था, क्योंकि मैं शास्त्री जी से पूछूंगा जब मिलेंगे, उनका ये भी हो सकता है कि दोनों में फर्क ना हो। लेकिन हमें इंदिरा गांधी याद आ गई। नहीं, देखिए शब्दों का बहुत फर्क होता है आरिफा जी, इसलिए मैं या तो बाइट सुनूंगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अगर मैं कहूं कि मोदी जी और पार्टी में फर्क नहीं है, ये बहुत फर्क है उस कमेंट से जैसे इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं अर्थ निकालना एक अलग चीज हो सकता है, लेकिन शब्द एग्जैक्ट क्या पहले सुनूंगा। अगर शब्द शह में आपको बताऊं तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा, मैंने जी हाँ, ये लाइव शो में नहीं बाइट नहीं, दरअसल लाइव शो में ये जैसे आपसे मैं बातचीत कर रही हूँ, बिल्कुल लाइव शो में एग्जैक्टली अभी 2 मिनट पहले वो कह के गए इस कार्यक्रम में। मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या बीजेपी फिलहाल जो जीत मिल रही है दोनों राज्यों में, इसकी ये जीत बीजेपी की है या फिर नरेंद्र मोदी की है? तो उनका सीधे तौर पर 2 शब्दों में शब्दशः उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ही नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी ही बीजेपी है। हाँ, तो कार्यकर्ता की दृष्टि से कह रहे हैं, आप जीत की बात से पूछ रहे थे, वही मैं आपको एक अर्थ बता रहा था कि दोनों में फर्क नहीं देख सकते आप, क्योंकि कई बार अगर आप देखें मोदी जी जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने तो बहुत लोगों की इच्छा थी ये प्रोजेक्ट करने के कि मोदी जी जो है पार्टी स्ट्रक्चर से अलग होकर कैंडिडेट बन रहे हैं, प्रेशर ग्रुप से। तो ये इस निष्कर्ष में क्या फर्क होता है, कार्यकर्ता पार्टी है, पार्टी कार्यकर्ता है, इसमें फर्क क्या हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र का हम जिक्र करते हैं। महाराष्ट्र के नतीजे बड़े ही दिलचस्प तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें अभी भी बहस करने के लिए बहुत कुछ है। हरियाणा में चूंकि चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया है और आपकी सरकार सीधे तौर पर बन रही है, जिसके लिए आप मुबारकबाद के हकदार हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ये बताइए कि फिलहाल किस तरह का मंथन, किस तरह की थिंकिंग बीजेपी में चल रही है? अलग रूप से देखिए, ये चुनाव दोनों राज्यों में हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। हरियाणा में 4 से 45 के आंकड़े को पार करना बहुत बड़ी जीत होती है, हमें तो पॉलिटिकल फ्रिंज कहा जाता था। दूसरे तरफ आप आइए महाराष्ट्र में 46 से जो भी आंकड़ा होगा 110, 115, 120, क्योंकि मैं इसको बार बार होल्ड कर रहा हूं। पिछले बार 2013 में जब छत्तीसगढ़ के आंकड़े आ रहे थे तो लगभग 2 बजे तक ऐसा लग रहा था कि भाजपा 32-34 में सिमट जाएगी, कांग्रेस के ऑलरेडी 45 पार हो गए, लेकिन 2:45 बजे तक भाजपा की सरकार बन गई थी। तो मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट क्योंकि महाराष्ट्र है, कई मुझे जानकारी है सीटों पे 40-45 मिनट पहले हम ट्रेल दिखाए जा रहे थे, लेकिन एक सीट में 15 वोट से पीछे चल रहे थे, एक में कोई 30-35 वोटों से।
तो क्लोज कॉन्टेस्ट में वेट करना चाहिए। ऐसे लगभग 15 से 20-25 सीट होती है जिनमें क्लोज कॉन्टेस्ट की संभावना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर आप फिलहाल सरकार बनाने के लिए शिवसेना के साथ जाते हैं, जो आपका नेचुरल अलाय सब कहते हैं, 25 साल आप उनके साथ रहे हैं, तो जनता के साथ ये धोखा होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। कांग्रेस पार्टी तो ज्ञान देगी। कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर लगभग डबल हो गया है पिछले विधानसभा से। उनको इसकी चिंता नहीं है कि लोकसभा के सामने 8-10% हमारा वोट शेयर बढ़ गया है। उनको इस बात की भी चिंता नहीं है कि देश के अंदर में वो सिर्फ केरला और कर्नाटका और उत्तर में हिमाचल और उत्तराखंड और फिर पूर्वोत्तर में बच गए हैं। बाकी सब जगह तो कांग्रेस मुक्त भारत जनता उनको बना रही है। इसमें भाजपा के ऊपर डालने से पहले हम तो उस सोच को हटाने के और जनता स्वीकार रही है, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन मोदी जी के ऊपर में टिप्पणी की जरूर उनकी इच्छा है, भाजपा को ज्ञान देने की इच्छा है, अपने नेतृत्व पे चिंता नहीं है, कंपेयर करना भी नहीं पसंद करेंगे। लेकिन नहीं, कोई आपके बहुत पुराने सहयोगी और एक ही कुनबे से आने वाले शिवसेना का ये कहना है कि देश की राजनीति को बीजेपी अंदर खाने बदल रही है और अब दिल्ली से जो है वो राज्यों की सरकारें चलेंगी। दिल्ली से कैसे चलेंगी तो मोदी जी लगातार कह रहे हैं। आप मोदी जी की बात को सुनिए, टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, देश को सबको एक साथ चलाने का बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में मुख्यमंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स, अपोजिशन के एमपी सब लगे। आदर्श ग्राम योजना कौन सा जो है किसी केंद्रित रूप से केंद्र की बात है। तो इसलिए आरोप एक चीज हो सकता है, तथ्य दूसरी चीज। जी, नलिन कोहली वापस आती हूँ। भारत भूषण, शिवसेना ने कई बार इस बात को बहुत जोर शोर से आगे रखा कि देखिए अब दिल्ली से है, दिल्ली की सल्तनत से जो है सरकारें चलेंगी। अब राज्य की, खासकर महाराष्ट्र का उन्होंने जिक्र किया। आपको लगता है कि वोटर के बीच में ये जो उनका वक्तव्य है, ये जो बात है, ये किस तरह से उभर कर आई होगी? देखिए, पहली बात तो ये कि वो रीजनल पार्टी है, वो तो कहेगी, क्योंकि नाता तोड़ दिया बीजेपी से। मान लीजिए बीजेपी के साथ शिवसेना इलेक्शन लड़ रही होती तो क्या तब भी ये बात कहती? तब तो नहीं कहती। लेकिन तब माटी पुत्र उनके साथ होते हैं, इसलिए नहीं शायद कहते। हाँ। तो पर ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी की कोशिश यही है कि वो सारे रीजनल एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करे। उनका जो भी नेता हो वो टीम इंडिया का नेता हो, टू यूज द लैंग्वेज ऑफ मिस्टर कोहली, कि सबके सब उसमें शामिल हों। अब उस टीम में कई रीजनल पार्टीज नहीं शामिल होना चाहती क्योंकि उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वो अपने अस्तित्व को बनाने के लिए जो बातें कह रही हैं वो कहेंगी, लेकिन क्या उससे फायदा होता है? तो आप एक चीज का उदाहरण ले लीजिए कि गुजराती वर्सेस मराठी का स्लोगन शिवसेना ने उठाया बहुत हद तक, और अगर उठाया तो उससे फायदा हुआ क्या? अगर आप बंबई में देखें, बंबई में तो बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली हैं। तो रीजनलिज्म का इशू उठाना एक बात है और जनता को उसको सपोर्ट करना दूसरी बात है। Okay, we've got a reaction coming in now from Haryana. Bhupinder Singh Hooda has accepted defeat. Let's listen in to what he had to say. प्रजातंत्र है, सबका होता है। मोदी जी ने अपने पार्टी का प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया, लेकिन जनादेश है। और जैसे पहले कांग्रेस को मिला, बीजेपी को मेरे ख्याल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मैं उम्मीद करता हूं जो हरियाणा ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है उसको कम नहीं होने देगी। Bhupinder Singh Hooda, they're accepting defeat and saying that the Congress is going to sit in the opposition now and take a look at what's going to happen in Haryana. In the meantime, we are joined by our correspondent Kriti Mishra from Maharashtra, Mumbai. Let's quickly go across to her and see what's happening there in Mumbai. Kriti, give us a sense of the mood really on the ground there in Mumbai. Right, Frank. I am at BJP office at Nariman Point in Mumbai, and celebrations had already commenced here. Jubilation, ecstasy, elation, all was there apparent. Deluge of crackers, sweets and chromatic rangolis all around. But now BJP is in a pickle situation where earlier it was thinking that it would head to a clear majority. Now it is somewhere hanging in balance. Earlier it had thought that it would go with the independents. I'd expect, as the exit polls or the pre-polls or the survey said, that independents could grab around 20 seats. So as in 1990, when Congress got 141 seats out and couldn't touch the majority mark, so Sharad Pawar had gone with the independents, 12 independents, and became the chief minister. So BJP was also thinking on the same lines, but clearly now it needs an alliance partner. So now two options are left, either Shiv Sena or the NCP. Shiv Sena will BJP placated by giving more ministerial berths in the union cabinet or CM's position on rotational basis, but that would definitely not be acceptable to Shiv Sena. NCP, the
cadres inside would not want the BJP to go with the NCP. Right. Plus, NCP has lesser number of Lok Sabha MPs in Parliament. So the situation is very tough, and the ultimate decision would be taken at 11 Ashok Road. Back to you, Frank. All right, Kriti, thank you for bringing us there with that update from Mumbai. Parsa, backdoor talks have already begun in Maharashtra, but clearly it looks like it's going to be a Shiv Sena BJP government there in Maharashtra, doesn't it? I mean, as much as they would try to keep the Shiv Sena out of it, but then you never know what's going to happen. But it looks like it's going to be that way because talks have already begun, and several reports too are coming in that most of the leaders are meeting each other in Maharashtra. Yeah, they would try because they are the natural allies. The outcome, we have to wait and see as to what are the conditions. The conditionalities are important. What is demands that Shiv Sena would make to support the government? I mean, what is it they would want, and what are the compromises that the BJP is willing to make to be able to form the government? I think those details are very important. Generally, it might look that they will go together, but the terms of appeasement are very, very important. But you've travelled across Maharashtra recently, and you've extensively covered what's happening in Maharashtra and in Haryana as well. Actually, I've not travelled extensively. I've travelled to Maharashtra. But to answer the question that you were asking, Parsa, I think the BJP's central leadership would want to go with NCP. Okay, because that is a much bigger shock to the Congress. Congress would be left all alone in Delhi. It will also help the BJP in Parliament, both in the lower house and the upper house. While the BJP state unit in Maharashtra is so inimical to some of the NCP leaders that they would want to go with Shiv Sena. So I think there are two tensions within the BJP just now. Maharashtra state unit wanting to go with Shiv Sena and the central leadership wanting to go with NCP. I'm sure some compromise would be reached, but that is the tension I see from what is happening just now. I think we can get an input from the BJP spokesperson and see whom they would like to side with at the moment. Nalin, who would you rather want to ally in Maharashtra, the NCP or the Shiv Sena? Because what will that will determine where exactly we stand. I've given the example of Chhattisgarh. I've pointed out there are some very closely contested seats that are happening even as we speak. And these are trends, and they are subject to change by over about 10-15 seats. That's a big number, and that would be something I think the parliamentary board, when it meets, will be able to take a stock of it based on the actual results. Nalin, are you willing to reach out to NCP? Are you making an effort to reach out to NCP? You don't make any efforts at all till you know where you stand. So I'm saying it's premature. Like in Haryana, the final result is almost out. It can't alter anyway, given the kind of margins that are already there on the existing seats. So therefore, it's a clear verdict. And since the vote is essentially for the BJP and the vote is for what the central government is doing under Prime Minister Modi, we need to bear all of that in mind. Do you think that the NCP and BJP are averse to each other ideologically? Well, I mean, we all have our ideological position. And we all know where everyone stands. Because the debate on the question of ideological positioning has been one that has been consistent for a very long time. Communalism versus secularism. And that's a debate that the people of India are not engaging with anymore. लेकिन so therefore, that doesn't stand, I think. लेकिन नलिन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये भी उठ जाता है जिस पे बहस हम पहले कर चुके हैं, लेकिन ये सवाल फिर से ताज़ा हो गया है नतीजों के साथ कि क्या वाकई एक पोस्ट आइडियोलॉजिकल दौर में भारत प्रवेश कर चुका है जहाँ वाकई विचारधाराएं जो हैं वो प्रभावित नहीं कर रही हैं वोटर का दिमाग? मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं शब्दों का चयन इस पे करूंगा। आरिफा जी, आइडियोलॉजी हो सकती है, हम किस रणनीति को आइडियोलॉजी जैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एक अलग विषय है। जैसे कम्युनलिज्म वर्सेस सेक्युलरिज्म एक आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की, बहुत एनालिस्ट के, वो इच्छा से बनी है, कोई आइडियोलॉजी है नहीं। आइडियोलॉजी होती तो लोग उसके साथ जुड़ सकते थे। लेकिन आनंद सहाय कह रहे हैं कि साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं सेफली इस बात को कि भारत के मतदाता का झुकाव राइट वर्ड हुआ है। भारत के मतदाताओं का झुकाव एक रूप से उनकी फ्रस्ट्रेशन और इंपेशेंस का है काम के प्रति, और ये वोट भी वही है कि आप अब नहीं कह सकते कि हमने 50 साल में ये करके दिखाया, पिछले 10 साल में सोते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम ये करके दिखाएंगे। देश चलते जा रहा है। अब महाराष्ट्र में देखिए, 3 साल का बच्चा जब सरकार बनी थी एनसीपी कांग्रेस की, उसने वोट किया है। अगर आप यूपीए कांग्रेस देखिए तो 8 साल के बच्चे ने 18 होकर वोट किया है। क्या वो उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है?
और इतना इंफॉर्मेशन एज में अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे लोगों को दिखेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम कर रहे हैं और लोगों को पता नहीं पड़ेगा। नलन, ये बहस बहुत दिलचस्प है और मैं चाहती हूं कि हम इसकी गहराई में जाएं, आपसे और कई फॉलोअप सवाल पूछें, लेकिन फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख हमें करना पड़ेगा। जी, यश मिळालेलं आहे आणि मी विश्वास व्यक्त करतो या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टी निश्चितपणे सरकार स्थापन करेल, भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री होईल आणि निश्चित एक चांगलं सरकार या महाराष्ट्राला, एक पारदर्शी प्रामाणिक सरकार या महाराष्ट्राला आम्ही देऊ। देवेंद्रजी, तुम्ही म्हणाला टॅली वाढते आहे पण टाळी शिवसेनेला देणार टाळीमुळे खूप वादविवाद महाराष्ट्रामध्ये घडले आहेत, त्यामुळे टाळी द्यायची की नाही द्यायची, घेतली की नाही घेतली याचे वाद होतात। अजून सगळे निकाल लागू द्या, सगळे निकाल लागल्यानंतर पुढची आमची स्ट्रॅटेजी काय आहे ही आम्ही तेव्हाच ओपन करू। एवढंच सांगतो, महाराष्ट्राचं हित हे सर्वोपरी राहील आणि भारतीय जनता पार्टी सरकार स्थापन करेल। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बहुत अच्छा यश दिया है। महाराष्ट्र के सभी भागों में हमारी बहुत अच्छी सीटें चुनकर आ रही है। जनता ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है और अभी तक जो ट्रेंड्स है उसमें सबसे बड़ी पार्टी तो हम बन गए हैं। लगातार हमारी सीटें बढ़ रही है और पिछले चुनाव के तुलना में अलायंस न रहते हुए भी करीब 2.5 से 3 गुना हमारी सीटें बढ़ती हुई हमको दिखाई देती है। तो जनता ने एक अच्छा हमको मैंडेट यहाँ पर दिया है और आगे की हमारी रणनीति क्या होगी ये तो हम पूरे रिजल्ट्स आने के बाद कहेंगे। पर आज इन ट्रेंड्स को देखते हुए मैं इतना ही कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करेगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, एक पारदर्शी सरकार हम महाराष्ट्र की जनता को देंगे। क्या गुजरात की तरह महाराष्ट्र को भी पहली महिला मुख्यमंत्री मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या स्ट्रेटेजी करेगी, भारतीय जनता पार्टी को किसी की मदद की आवश्यकता होगी क्या, होगी तो किसके लेगी, ये सारी चीजें उचित समय पर भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और आपके सामने हम लाएंगे। अभी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो फिलहाल आप देवेंद्र फडणवीस को सुन रहे थे, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष और युवा चेहरा हैं बीजेपी का। ये फिलहाल ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए शायद ये पसंद हो सकती है मुख्यमंत्री के तौर पर। पारसा जी, क्या ये सही बात है? वाकई ये चेहरा जो भी हम जिनको सुन रहे हैं ये अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं महाराष्ट्र के? महाराष्ट्र के बीजेपी में काफी लोग और सेंट्रल लीडरशिप में भी वो चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस एक काबिल कैंडिडेट है और वो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। और खासकर जिस तरह से इरिगेशन स्कैम को लेकर उन्होंने काफी मजबूत तरीके से आगे सरकार की खिंचाई की। क्या है कि वो उनका मोदी जी और उनका दूसरों लोगों का ये कि जो नए जनरेशन जो 40-50 की उम्र में है उनको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उस जनरेशन के, यंगर जनरेशन के देवेंद्र फडणवीस। बिल्कुल, फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन आनंद साहब, क्या वाकई ये पार्टी के बदलाव के साथ साथ एक पीढ़ी का भी बदलाव हमें नजर आ रहा है? वो तो पूरे देश में जाहिर है वो बात, वो एक अलग चीज है। उससे वो रिजल्ट किस हद तक मुतासर हुई ये बात मुझे नहीं मालूम। एक ये बात जो पहले भी चल रही थी कि उस समय हम हरियाणा की शायद बात कर रहे थे, यहाँ भी कुछ हद तक, कि जो सरकारें दो टर्म 3 टर्म खींच के ले गई। अब अभी नलिन कोहली बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि ये जो है कि एक जो बच्चा 3 बरस का था आज वो वोट डाल रहा है वगैरह, इस तरह की बात। और उस उम्र में जो है एक बदलाव की भावना जो है ज़्यादा तेज होती है बनस्पत की थोड़े उससे ज़्यादा उम्र के लोगों की। उस मामले में ठीक है ये एक, लेकिन मैं आज उसका भी वो भी एक फैक्टर रहा है कि एक जनरेशनल चेंज है वोटर्स में, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक मैं भारत साहब जो कहते हैं मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन ज़रा सा उस पर एक ये जोड़ना चाहूँगा कि जब हम राइट विंग शिफ्ट की बात करें, ये एक सिर्फ मैं उसको एक क्लास टर्म्स में भी देख रहा हूँ। उसमें मनमोहन सिंह की सरकार लेफ्ट विंग गवर्नमेंट तो नहीं थी, ये बात जाहिर है, लेकिन प्रॉपर्टी क्लासेस या ओनर्स जो देश के हैं, चाहे वो छोटा ओनर है या बहुत हाईएस्ट लेवल का जो ओनर हो, उस कैटेगरी के, उस तबके के जो लोग हैं, उनका अगर एक प्योरेस्ट फॉर्म में एक सबसे
सटीक रिप्रेजेंटेटिव पार्टी आज है तो वो भाजपा है, और वो वही मेरा राइट विंग शिफ्ट से वो मतलब था। आप प्योरिस्ट पार्टी कह रहे हैं? प्योरिस्ट नहीं, राइट विंग इकोनॉमिक एजेंडा वर्ग मतलब क्लास के हिसाब से, उसमें आप कल्चर का भी डाल दीजिए, उसमें आप सेक्युलरिज्म कम्युनिज्म भी डाल दीजिए, ये सब मिला जुला के एक बात बनती है। यानी आप ये कह रहे हैं जनरल वोट माना था, जिस अर्थव्यवस्था के मॉडल की शुरुआत की मनमोहन सिंह ने, उसको बेहतर तरीके से उसकी नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं वो बात नहीं कह रहा, पार्टी नहीं बन पाई, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि पूरा देश का जो मूड है एक मार्केट की ओर, एक सर्टन डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी को पुख्ता करने की, और उसके लिए अगर आपको दूसरे डायरेक्शन को हल्का करने की भी जरूरत पड़े तो भी करो, ये एक मूड है लोगों में। ये मैं समझता हूँ। और जो नौजवान वर्ग जो आज है ये उस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है, और जो अनएम्प्लॉयड बैठने वाला है, जिसके ऊपर कहर पड़ेगा प्राइसेस का, उसकी आवाज जो है हमारे आपस के चर्चा में, हमारे बीच में, हमारे मीडिया में कम होती है, और उसका संगठित भी वो लोग नहीं है, जिस तरह से कि जो लोग इन्फ्लुएंस्ड है मीडिया के द्वारा। एक बहुत फोर्सफुल पर्सनालिटी हमारे सामने है प्रधानमंत्री के रूप में, उसका एक अपने जीवन की कहानी है कि एक बहुत धनी परिवार से तो नहीं थे, मैं चाय वाला वगैरह नहीं मानता हूं, मेरा कहना है कि वो सारी एक मिथ बनाई गई है, लेकिन धनी परिवार से नहीं थे, लेकिन इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे, फोर्स ऑफ पर्सनालिटी, ये सारी बातें मिला के एक पूरी नैरेटिव जो वीव की गई है, वो राइट विंग फिलोसॉफिकल स्तर पर हम बातचीत कर रहे हैं, और ये बहस बहुत अहम है और शायद इसको करना भी जरूरी है, लेकिन फिलहाल हमें ब्रेक लेना ही होगा, और ब्रेक के बाद शिवसेना के नेता गजानंद कीर्तिकर हमारे साथ मौजूद होंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र हरियाणा में हुआ मतदान। राज्यसभा टीवी ने दिखाया लगातार अभियान।